Just give me a minute. ठीक है। आई गेस हमने प्रियम्बल का सोशलिज्म सेक्युलरिज्म कहाँ तक हुआ है? सेक्युलरिज्म हो गया था कि शुरू किया था हमने? स्टार्ट किया था। स्टार्ट किया था ना। ठीक है, ठीक है। ओके। शायद मैंने बोला होगा निकोलो मैचियावेली के बारे में। देयर वाज अ फेलो निकोलो मैचियावेली। और ये जो निकोलो मैचियावेली थे, इनका ऐसा था कि देश से बहुत प्यार था इनको, लेकिन इनके देश की हालत बहुत खराब होके रखी थी क्योंकि स्टेट और रिलीजन मिल के रूल कर रहे थे, जिसके वजह से लोगों पे बहुत प्रेशर आने का। तो ये एक चीज हमने देखी हुई थी। उसके अपार्ट ये भी देखा था कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट सेक्युलरिज्म का होता है वो बोलता है कि स्टेट और रिलीजन का कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म दूसरा है। ठीक है। अगर मैं वो टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड सेक्युलरिज्म डाल देता ना तो लोगों को लगता वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। इसके लिए नहीं डाला। हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है सर्वधर्मा संभव। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो, कभी कभी तुमने ये सुना होगा कि होता है ऐसा है, दो भाई है। अब वो दोनों भाइयों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, पहले एक घर में रहते थे, दोनों भाइयों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। दोनों भाई उस डिस्प्यूट को लेके कोर्ट में गए और कोर्ट ने उधर पे बोल दिया कि देखो, अब से तुम दोनों साथ में नहीं रहोगे। कोर्ट ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जो भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था या जो भी था, यू गाइज आर नॉट अलाउड टू कॉन्टैक्ट ईच अदर, यू गाइज आर नॉट अलाउड टू स्टे विथ ईच अदर। दिस इज लाइक कंप्लीट डिवोर्स। इसका मतलब होता है कंप्लीट डिवोर्स। अब कोर्ट ने बोल दिया सो बोल दिया। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का। अब इसके बाद ये भाई ऐसा नहीं बोल सकता बड़ा वाला कि अरे मेरे को छोटे भाई का तबीयत का ख्याल आ रहा है, तबीयत ठीक है कि नहीं। छोटा भाई ये नहीं बोल सकता बड़े भाई का ध्यान देने का मन कर रहा है। नो, बिकॉज ये कंप्लीट डिवोर्स हो चुका है। कोर्ट ने बोल दिया है कि आप दोनों एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते। कैनॉट इंटरफियर। यही तो है हमारा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। जो आप सेक्युलरिज्म का वेस्टर्न कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है, ये जो सेक्युलरिज्म का वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या बोला जाता है कि सेक्युलरिज्म के वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से सिंपल चीज ये होती है कि यू कैन नॉट इंटरफियर। मतलब स्टेट रिलीजन में इंटरफियर नहीं कर सकता। स्टेट कैन नॉट इंटरफियर इन रिलीजन। ठीक है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट। मान लो कि ये कैसा होता है। इस केस में अगर तुम बड़े लड़के हो घर के, ठीक है, तुम्हारा कोई छोटू भाई है, तुम उस भाई को लेके अगर पार्क में गए, ठीक है, अब तुम क्या करते हो, उस भाई को, तुम्हारा भाई जाके दूसरे बच्चों के साथ छोटे खेलता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं तो यू डोंट इंटरफियर यूजुअली। तुम इस केस में इंटरफियर नहीं करते हो। तुम अपना मस्त पार्क में बैठ के चुपचाप अपना जो काम कर रहे हो वो करते हो। लेकिन अगर ये दोनों फाइट करने लगे, इफ दे स्टार्ट टू फाइट, देन विल यू इंटरफियर? इस केस में तुम इंटरफेयर नहीं कर रहे थे जब इन लोग खेल रहे थे। लेकिन अगर ये दोनों फाइट करने लगे तब तब तुम इंटरफेयर करोगे कि नहीं गाइस? यस। रीजन। ओके, करोगे। तो ये होता है इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। इसको बोला जाता है वॉचफुल एम्बिवेलेंस। ये है इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। एंड अकॉर्डिंगली इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म क्या बोलता है? वॉचफुल एम्बिवेलेंस बोलता है
कि यूजुअल केसेस में मैं रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन अगर मेरे को दिखा कि रिलीजन में कुछ धांधली चल रही है, रिलीजन के प्रैक्टिसेस में कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो इंटरफेयर करूंगा, कैन इंटरफेयर, इस केस में इंटरफेयर करूंगा। अब यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है बिटवीन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट और इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, क्योंकि इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म बात करता है इंटरफेयर करने की, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी। हमारे कॉन्सेप्ट में सेक्युलरिज्म के है आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28, देखोगे ना तुम, तो तुमको समझ में आएगा। आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 सेक्युलरिज्म की ही बात करता है, और ये पूरा पूरा सबको सब राइट देता है। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होगा तो स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है। तो अगर कोई मेरे को ये बोले कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रियम्बल में तो नहीं लिखा था, तो क्या फिर भी कहीं पे लिखा हुआ था? अगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रियम्बल में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी आप मेरे को दिखा सकते हो क्या कि प्रियम्बल में कहीं पे लिखा हुआ है इसके बारे में? मैं बोलूंगा हाँ, दिखा सकता हूँ। ये देखो, वो सोशलिज्म सेक्युलरिज्म जब नहीं लिखा था ना, तो भी बाबा साहेब ने उसमें लिखा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल दिस लाइन, सी दिस लाइन केयरफुली, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसका दूसरा मतलब निकालू तो सेक्युलरिज्म तो है, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप। ठीक है। तो इस वजह से हम लोग ने नहीं लिखा था उसको, वी हैव नॉट रिटन इन प्रियम्बल। सेक्युलरिज्म वर्ड वहां पे प्रियम्बल में नहीं लिखा हम लोग ने, क्योंकि फिर लोगों को लगता है ये वाला सेक्युलरिज्म, अगर प्रियम्बल में लिख देते तो हमने इस वजह से वहां पे लिखा नहीं। अब आप लोग के इस पे आ जाएगा कि सर, मेरा क्वेश्चन सिंपल आप लोग से ये है कि अगर मैंने अपने कॉन्सेप्ट, सॉरी, प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म नहीं लिखा था, तो क्या मैं सेक्युलर नहीं था? क्या मैं सेक्युलर नहीं था? रेज योर हैंड्स। या मधुरा? Yeah, definitely we were secular, even though we have not mentioned it in preamble. कैन Which is समवन टेल, ओके, कैन समवन टेल मी थ्रू आर्टिकल्स की पता कैसे चलेगा कि हम सेक्युलर थे कि नहीं थे? मैंने कुछ आर्टिकल्स बताए। ओके, सिर्फ मधुरा, बाकी लोग? क्या मधुरा? इकरा, ओके, इकरा यू कैन। आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 के बीच में करेक्ट, लिखा हुआ है। करेक्ट। आप लोगों के पास बैरेक्ट है क्या? सबके यस। बैरेक्ट? ओके, किसके किसके पास बैरेक्ट है? रेज योर हैंड्स वंस। ओके, इकरा, शलाका, मधुरा आपके पास, रिया? नहीं, मेरे पास नहीं है सर। ओके, रिया के पास है, है सर, तायरा आपके अभी पास? नहीं। ओके। जिनके पास नहीं है ना, वो लोग इस पे जाए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करके डालोगे ना तो डायरेक्ट आता, और जिनके पास है वो जरा आर्टिकल 25 खोलो। जिनके पास है वो आर्टिकल 25 खोलो। एक मिनट रुको, मैं तुमको दिखाता हूँ। तुम लोग भी देख सकते हो, वैसे मैं दिखाता हूँ, वेट अ सेकेंड। मेरे पास है आई गेस, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं दिखाता हूँ, मेरे पास है। हाँ, मेरे पास है। यहाँ पे देखो, वैसे बैरेक ले लेना सब लोग, हाँ, जरूरी है, अपने पूरे लेक्चर्स में लगेंगे। दिस इज बैरेक का पीडीएफ, लेकिन आपको फिजिकल लेना है। अगर मैं आपको आर्टिकल 25 से 28 दिखाऊंगा ना, तो आप सिर्फ हेडिंग पढ़ के ही समझ जाएंगे। आर्टिकल 25 देखो, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? सर फ्रीज हो गई है स्क्रीन। अच्छा, ओके ओके, एक मिनट। हाँ, अभी दिख रहा है? हाँ। ठीक है। आर्टिकल 25 देखो, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। फिर 26 देखो, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 27 देखो, फ्रीडम एज पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। 28, freedom as attendance to a religious instruction or religious worship in certain educational institution.
तो आर्टिकल 25 से 28 तुमको क्या दे रहा है? रिलीजियस राइट्स तो दे रहा है, सेक्युलरिज्म ही तो हुआ ये। तो ये सेक्युलरिज्म है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भले ही लिखा हुआ नहीं था प्रियम्बल में, लेकिन क्या हम थे? हाँ थे। स्पिरिट में हम पहले से थे। स्पिरिट में वी वर ऑलवेज सेक्युलर। तो ये एक चीज है। ठीक है। हम आगे। तो क्वेश्चन ये है कि जब नहीं लिखा था तो लिखने की क्या जरूरत है? लाइक सर यू आर सेइंग कि हम स्पिरिट में पहले से थे, राइट? आप बोल रहे हो कि स्पिरिट में हम पहले से सोशलिस्ट भी थे, स्पिरिट में हम पहले से सेक्युलर भी थे। तो आपने ये दोनों वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिखा? आप क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करने चाहोगे? लाइक कंफ्यूजन क्यों करना परसेप्शन का? से आप इसी वजह से नहीं लिख रहे थे ना कि भाई लोग कंफ्यूज होके वो वाला सेक्युलरिज्म या वो वाला समझ रहे थे। तो आप कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो परसेप्शन का? व्हाई यू वांट सब कंफ्यूजन? तो ये याद रखो, ये दोनों वर्ड, इनफैक्ट ये तीनों वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, सोशलिस्ट प्लस सेक्युलर प्लस इंटीग्रिटी, these three words were added in preamble by a amendment of the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ये डाला गया, और ये अमेंडमेंट का नाम था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 1976। 1976 का 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से प्रियम्बल में तीन वर्ड्स ऐड किए गए। दिस वर्ड्स आर the first one, that is sovereign, no sorry not sovereign, socialist, secular, और यहाँ पे देखोगे एक वर्ड डाला हुआ है इंटीग्रिटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो क्वेश्चन आएगा कि तुमको कि कौन सा वर्ड डाला हुआ है व्हाट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे भी लिखा है, देखो, सब्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। सब्स्टिट्यूटेड, ये वन लिखा है ना, देखो यहाँ पे वन का मतलब ये जो टू लिखा है, इसका टू का मतलब यहाँ पे है। ठीक है। किधर गया इंटीग्रिटी? ये वाला 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो क्वेश्चन आया कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया है? रेज योर हैंड्स। कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया है? या तायरा? यस। 42nd Amendment of 1976. तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अगर क्वेश्चन आया कि कौन सा अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट से कौन से वर्ड्स ऐड किए गए, तो क्या लिखोगे आप लोग? यार रिया? ओके। एंड इफ द क्वेश्चन कम्स एट्स लाइक दिस कि सेक्युलर वर्ड डालने से पहले हम सेक्युलर नहीं थे क्या स्पिरिट में, तब क्या लिखोगे? यप, मधुरा? In that case, definitely we were secular before that also. राइट। ठीक है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है, सारी चीजें। हमारे केस में, हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म में ये है कि हम अलाउड है सेक्युलर होना, इक्विडिस्टेंट रहता है हमारा केस में स्टेट रिलीजन में। लेकिन स्टेट इंटरफियर कर सकता है, हाँ कर सकता है। कब कर सकता है? जैसे कि स्टेट इंटरफियर करेगा कि अगर तुम किसी के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे कुछ बोलोगे, ठीक है। एक ये है कि आपने किसी के, आपने इंजरी किया, मतलब किसी को प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको इंसल्ट किया समझ लो। इफ यू इंसल्ट, स्टेट इंटरफियर करेगा। इफ यू इंसल्ट someone's place of worship, state will interfere, yes state will interfere। ठीक है। अगर आपने, मतलब बहुत सारे सेक्शंस मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है, स्टेट इंटरफेयर कर सकता है बेसिकली। तुमने किसी के रिलीजन को कुछ बोला, कर सकता है। स्टेट पूरी तरह से इंटरफियर कर सकता है। क्वेश्चन इज दिस, ठीक है, स्टेट कैन इंटरफियर, यस स्टेट कैन इंटरफियर। नाउ द थिंग इज कि ये वर्ड डाला गया है, तो अगर तुमको क्वेश्चन आया कि इस प्रियम्बल अमेंडेबल,
क्या लिखोगे आप लोग? क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? थिंक एंड आंसर. ओके, क्या इकरा? It can be amended. ओके, कैन, ओके, या मधुरा, व्हाट यू आर सेइंग? Yeah, same answer. It can be amended via any amendment act. राइट. और हमको ये पता है अमेंड किया जा सकता है क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने अमेंड किया ना. तो अगर क्वेश्चन आया कि इस प्रियम्बल अमेंडेबल, इस प्रियम्बल अमेंडेबल, क्या आप प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हो? तो यस, प्रियम्बल इज अमेंडेबल, याद रखना. लेकिन अगर क्वेश्चन आया शुड यू अमेंड द प्रियम्बल, अमेंड तो कर सकते हो लेकिन करना चाहिए क्या, तो आप लोग को लिखना चाहिए नो. क्योंकि क्या है, देखो, शुड यू अमेंड द प्रियम्बल, तो ये क्वेश्चन आया तो आप लोग लिखना नो. अमेंड कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन अमेंड नहीं करना चाहिए. उसके पीछे एक रीजन है, सिग्निफिकेंट रीजन है. तुमने देखा कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद तुमने अपना प्रियम्बल ऐड किया, पास करके ऐड किया. तो बेसिकली ये क्या दर्शा क्या रहा है, मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया और फिर मैंने इसी की समरी लिखी है प्रियम्बल में. प्रियम्बल और कुछ नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की समरी है. अगर मैं इस प्रियम्बल को अमेंड करके चेंज करूंगा, तुमको नहीं लग रहा मैं समरी से छेड़छाड़ कर रहा हूँ? तो बेसिकली ये प्रियम्बल फिर एक्चुअली में ये जो नवी समरी रहेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की नहीं रहेगी. जो ओरिजिनल था वो तो प्रियम्बल का, जो प्रियम्बल था वो ओरिजिनली समरी था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, लेकिन अगर मैं अमेंड करता हूँ तो अमेंड कर दूंगा तो ये ओरिजिनल नहीं रहेगा. जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना था वैसा नहीं था. इसीलिए बोला जाता है इफ यू अमेंड द प्रियम्बल तो इट इज लाइक प्लेइंग फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. आप कर तो सकते हो लेकिन नहीं करना चाहिए. ठीक है. और ये वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर जो है, एक बहुत बड़े महान मतलब है बंदे, सुभाष कश्यप करके, उन्होंने बोला था कि ये जो वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर डाला गया है प्रियम्बल में, ये सिर्फ इसका जीरो कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस है. ये जो वर्ड्स डाले गए हैं इनका जीरो कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस है. क्योंकि ये नहीं था तो भी हम लोग थे सेक्युलर वगैरह, सब थे. जीरो कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस. इनफैक्ट इन्होंने ये भी बताया कि ये ऐड किया गया है पॉलिटिकल मोटिव से. इट वाज मियरली पॉलिटिक्स और कुछ नहीं. उस टाइम की पॉलिटिक्स खेली गई है और कुछ नहीं है. ठीक है, ये याद रहेगा सबको. इज इट क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड. ओके. ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया. ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी सेक्युलर से रिलेटेड. Okay, my question is कि can you amend the preamble? Raise your hands. Can you amend the preamble? Yeah, Ria. Yes, sir, we can amend the preamble. Okay. Now my next question is, should you amend the preamble? Yeah, Madhura. No, we should not. Why? Because if we do, then it can be called as because सबसे पहले it is a summary of the constitution, and Okay. secondly, if we change the or amend the preamble, it can be said that we are playing fraud with the constitution. Okay, correct. हम समरी में ही चेंज कर दे रहे हैं बेसिकली, वो बात हो जाती है वो. ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए. दिस इज द थिंग. ठीक है. अब मैं आप लोग को बताता हूँ इस के अंदर रिपब्लिक के बारे में. द नेक्स्ट वर्ड दैट वी वांट टू सी ऑफ इज सोशलिस्ट. देख लिया, सोवरेन देख लिया, सेक्युलर देख लिया, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बचा. डेमोक्रेटिक बताने से पहले लेट्स स्टडी रिपब्लिक. अब जो ये रिपब्लिक वर्ड होता है ना, इसके दो डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं एक्चुअली, मतलब अपोजिट्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से रिपब्लिक, जब मैं आपको रिपब्लिक बोल रहा हूँ तो रिपब्लिक का एक एग्जैक्ट अपोजिट होता है. रिपब्लिक का एग्जैक्ट अपोजिट क्या है? इफ यू सी, मोनार्की.
मोनार्की में कौन होता है? मोनार्की में राजा रानी होते हैं, डायनेस्ट होता है। मोनार्की में देखो हर कंट्री का एक हेड ऑफ स्टेट होता है। जो रिपब्लिक होता है उसका हेड ऑफ स्टेट एक इलेक्टेड होता है, लेकिन मोनार्की में जो हेड ऑफ स्टेट होता है ना गाइस, केस में जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो इलेक्टेड नहीं होगा, वो एक डायनास्ट होगा। तानाशाह टाइप नहीं, राजा। डायनास्ट मतलब राजा। राजा या रानी का बेटा ही राजा बनेगा। इधर पे इलेक्शन विलेक्शन से हेड ऑफ स्टेट सिलेक्ट नहीं होता है, ना डायरेक्ट इलेक्शन ना इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है। अब रिपब्लिक में पूरी पावर किसके हाथ में रहेगी? डायनेस्ट के हाथ में रहेगी। इसके लिए तुम देखो, जो अपना यूके है, दैट इज मोनार्क, दैट इज डायनास्ट। वहां पे राजा का बेटा ही, ये सारे विंस्टर सरनेम वाले ही बनते हैं, राजा का बेटा, राजा की रान बेटी, वही लोग बनते हैं। ठीक है। एक ये चीज है मोनार्की की, रिपब्लिक का अपोजिट इज मोनार्की। एक और है, अगर मैं रिपब्लिक का अपोजिट बोलूंगा तो, जहाँ पे बोलते हैं रेक्स लेक्स। रेक्स लेक्स। रेक्स लेक्स का मतलब होता है किंग। रेक्स का मतलब होता है किंग, लेक्स का मतलब होता है लॉ। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये होता है किंग इज द लॉ। ठीक है। एक ये हो गया। अब ये कंपेयर करो मोनार्की के अपोजिट में रिपब्लिक है। रिपब्लिक में मैंने बोला क्या, हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड होता है। हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। अब वो डायरेक्टली भी इलेक्टेड हो सकता है, नहीं तो इनडायरेक्टली, कैसे भी हो सकता है। रेक्स लेक्स एक अपोजिट रिपब्लिक का रेक्स लेक्स भी है, मतलब किंग इज द लॉ, जो राजा ने बोला वही कानून। अब इसका भी एक अपोजिट है, अगर मैं बोलूँ तो इसका अपोजिट क्या है? सेम रिपब्लिक में आता है वो, लॉ इज द किंग। लेक्स रेक्स का भी अपोजिट एक है जिसको बोलते हो लॉ इज किंग। तब तुम उसको पढ़ते हो लेक्स रेक्स। और ये रिपब्लिक की फिलोसॉफी है। ठीक है, कि रिपब्लिक में ऐसा ही होता है। अब मान लो कि हमारा एक हेड ऑफ स्टेट है। ठीक है। अब अगर ये सिर्फ डेमोक्रेसी होता है, देखो विलफुली डेमोक्रेसी क्या होता है, इफ यू सी व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में तुम वोट करते हो। ठीक है। कुछ ना कुछ वोट करके तुमने किसको जिलाया। अगर ये कंट्री सिर्फ डेमोक्रेसी होता, दिस कंट्री वाज ओनली डेमोक्रेसी, तो हो सकता है कि कोई जीतता और वो बन जाता तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर या कुछ भी, और इस कंट्री में रूल कर रहा रहता। लेकिन अब ये मेरे को एक बात बताओ, ये राजा, ये यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन गया है, अपनी 550 सीट से उसमें से जीत चुका है ये अच्छी खासी सीट, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है? मान लो ये 10 सीट है इस देश में, और 10 सीट में से 6 जीतने के लिए चाहिए था, जो 6 जीतता था वो बनता। ये पार्टी ने 6 नहीं 8 सीट जीती है, तो क्या ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुई? यस और नो, से इट गाइस। Yes. यस। अब ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, मतलब ये जो चाहे वो लॉ बना सकता है, कानून बना सकता है ये। मान लो इसने एक ऐसा कानून बनाया कि रात 10 बजे के बाद कोई भी बात नहीं करेगा, और जो बात करेगा उस पे फाइन लगेगा। क्या ये कानून सही है? No. नो। करेक्ट। लेकिन क्यों? ये तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है ना, ये कर सकता है, इसको तो लोगों ने चूज किया है। जब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बंदा भी एक दिन डिक्टेटर बन सकता है, ऑटोक्रेटिक बन सकता है। देयर इज चांसेस कि ही कैन बिकम डिक्टेटर और ऑटोक्रेटिक। तुमको नहीं लगता ये चीज ना हो करके किसी चीज को रोकनी चाहिए इस इंसान को? ये लिमिट करना पड़ेगा कि तू इतने ही दायरे में लॉ बना सकता है। वो काम करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपके डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बंदे को ऐसा करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, तो आप सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं रहते हो, आप बन जाते हो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आपको बोला जाता है फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तुम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड भी हो, लेकिन तुम्हारी पावर्स लिमिटेड है। किसके द्वारा लिमिटेड है? किस चीज के द्वारा तुम्हारी पावर लिमिटेड है गाइस?
मधुरा? Constitution. Constitution. My question to you guys is UK a republic? हाथ उठाओ, यूके रिपब्लिक है क्या? यूनाइटेड किंगडम? या रिया? No, sir, it's not. ओके, तो यूके क्या है? The monarchy, वो monarchy. गुड। अब मेरे को एक बात बताओ, हु इज द हेड ऑफ स्टेट इन रिपब्लिक? रिपब्लिक में हेड ऑफ स्टेट कौन होता है गाइस? मधुरा? यस। Republic में ना sir? हाँ, रिपब्लिक में। It is a democratically elected person. हाँ, इलेक्टेड पर्सन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। हु इज द हेड ऑफ स्टेट इन अ मोनार्की गाइस? कम ऑन, रेज योर हैंड्स एवरीवन, जिनको जिनको पता है। चला का So dynast या फिर डायनेस्ट, गुड। And can you guys tell me a democracy is based on what? A democracy is based on what? चला का आपको पता है? सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझा। ये डेमोक्रेसी जो होती है वो किस चीज पे आधारित रहती है? रहेगा। Elections. Okay, और कुछ इसको और अच्छे से कैन आई से इट? Adult franchise. constitution. नो, कैन आई से इट द डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल? से इट, कंसेंट ऑफ द पीपल, विल ऑफ द पीपल, लोग जिसको चाहे उसी को जिताते हैं। विल ऑफ द पीपल, लोग चाहते हैं ये प्राइम मिनिस्टर बने। क्या ये सही है? हाँ या ना? कितनों को लग रहा है सही है? डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल। जिनको लग रहा है सही है हाथ उठाओ। हाँ, सही है। क्योंकि कैसा होता है, जीतता है तब भी बोलता है ना, फिर वो पुराना प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर छोड़ता है तो ऐसा बोलता है कि मैं जन आदेश का पालन करता हूँ। आई एम रिस्पेक्टिंग द मैंडेट ऑफ द पीपल। ठीक है, ये याद रखना। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? Yes. ओके, इतना कॉपी कर लो। अभी एक और चीज कहते हैं। अभी होता है कैसे है मालूम? जो टाइम पे अपने सब हो रहे थे, डेमोक्रेसी वगैरह ये सब चीजें हो रही थी ना, तो बहुत चला था डेमोक्रेसी। इनफैक्ट एथेंस से शुरू हुआ था, रोम वगैरह में। वहां से डेमोक्रेशिया बोलते थे, हेरोडोटस था। इन लोग में ना एक राजा था, और राजा के सामने सेनेट थी। ठीक है, उधर का जो राजा था रोम का, वहां का राजा बोलता था पावर मेरे पास होनी चाहिए। राजा बोलता था पावर शुड बी विद मी। और वहां पे जो लॉयर्स थे ना, मतलब लॉ मेकर, नॉट लॉयर्स, जो लेजिस्लेटर्स थे, जो कानून बनाते थे रोम का, ये लोग बोलते थे नहीं, इसको सेनेट बोला जाता है वैसे। ये लोग का कहना था पावर जो होती है ना, वो पीपल के पास होती है। पावर शुड बी विद पीपल। ठीक है, पावर शुड बी विद पीपल, ये होता था। ठीक है, ये दोनों में टसल हो रहा था कि हाँ यार ये क्या करना जाए। तो क्या हुआ, धीरे धीरे एक टाइम आया जब किंग्स का फैशन खत्म होने लगा। किंग्स विंस का फैशन खत्म होने लगा और हर जगह पे बात होने लगी डेमोक्रेसी की। एक तरह से डेमोक्रेसी नया फैशन आया। किंग्स का फैशन खत्म होने लगा, डेमोक्रेसी का पावर आने लगा, तो अब लोग ज्यादातर डेमोक्रेसी की तरफ जाने लगे। हर कोई खुद को डेमोक्रेसी बुलाने लगा। डेमोक्रेसी में कैसा होता है, नॉर्मल किंग के केस में कैसा होता है, कोई रूलर वूलर के केस में कैसा होता है, पावर रूलर से शुरू होती है। पर जो होती है वो रूलर से शुरू होती है। वो किंग हो सकता है, वो डिक्टेटर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी में जो पावर होती है, दैट स्टार्ट्स विद पीपल। पावर लोगों से शुरू होती है, लोगों के पास शुरू से रहती है, बिगनिंग यहाँ से हो रही है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग इलेक्शन में जाते हैं। दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में लोग इलेक्शन में जाते हैं, अपना वोट करते हैं, और फिर सिलेक्ट करते हैं कुछ लोगों को।
ठीक है, जिनको गवर्नमेंट बोला जाता है। और ये गवर्नमेंट फिर वो पावर को यूज करती है। बेसिकली लोग अपना पावर इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, और ये पावर जो है, जो लोगों से गवर्नमेंट को ट्रांसफर हुई है, पावर यूज करती है ये गवर्नमेंट लोगों को गवर्न करने के लिए, टू गवर्न दिस पीपल, सॉरी गवर्न। ठीक है, ये पूरा जो रिलेशन चल रहा है ट्रस्ट के बेस पे चल रहा है। अब तुम सोचो, लोग अपनी पावर शिफ्ट कर रहे हैं ना इलेक्शन के द्वारा गवर्नमेंट के हाथ में कि ये इनको गवर्न करेंगे। ये पूरा प्रोसेस जो है ट्रस्ट पे चल रहा है। अब जब ये पूरा प्रोसेस ट्रस्ट पे चल रहा है और लोग अपनी पावर गवर्नमेंट को दे रहे हैं इलेक्शन की तरफ से, तो तुमको नहीं लगता ये जो इलेक्शन हो रहा है ये फ्री और फेयर होना चाहिए? दिस इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर, तब भी जाके सब चीज सही होगी। करेक्ट? ये समझ में आया सबको ये? इज इट क्लियर? या इकरा? Yes, it's clear. क्या? मधुरा, शलाका, तायरा, रिया, क्लियर? Yes. Yes, sir. ओके। इसीलिए बात होती है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, क्योंकि लोग अपनी पावर ऊपर दे रहे हैं। ठीक है, इसी को मैं बोल रहा था कि कंसेंट ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होनी चाहिए, वो कैसे होगी? जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करोगे। दिस गवर्नमेंट शुड बी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। इसमें धांधली वांधली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये विल ऑफ द पीपल की बात आ रही है। लोगों ने अपने ट्रस्ट से पावर को ऊपर दिया है, तो उसमें धोखा नहीं होना चाहिए। अब लिंकन साहब थे हमारे, लिंकन साहब ने डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा सा एक वो दिया हुआ है, डेफिनेशन। उन्होंने बोला था गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट होती है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, एंड फॉर द पीपल। गवर्नमेंट जो होता है, इट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। इट गोज बैक अ लॉन्ग वे। ये अभी सी चीज नहीं है, ये पूरा होने में बहुत टाइम लगा था। क्योंकि क्या हुआ था देखो, पहले पावर किसके हाथ में थी? एक ही के हाथ में थी, राजा रानी के हाथ में थी पावर। अब होता कैसा था, ये राजा या रानी जिसके हाथ में पावर थी ना, ये खुद को एरोगेंस हो जाता था। इसको बहुत ज्यादा एरोगेंस होने लगा था। ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा पावरफुल होने के चक्कर में सब कुछ भूल गए थे, और बहुत गलत गलत करने लग गए थे। इसके लिए डेमोक्रेसी का आना जरूरी हो गया। फिर क्या होता है कि एरोगेंस आता है तो तुम लोगों के साथ गलत करने लगते हो, पीपल पे उसका इन्फ्लिक्शन होता है। तो अगर मैं कभी भी तुमको गवर्नमेंट बोलूंगा ना, तो गवर्नमेंट ये होना चाहिए, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अगर मैं ये सब चीज को कंसाइज करूँ तो इसका मतलब होता है विल ऑफ द पीपल। तो मेरे को बोलो, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये सही है कि गलत है बताना मेरे को। तुमको याद है देयर वाज अ गाय सद्दाम हुसैन, उसने भी गवर्नमेंट बनाई थी अपनी। क्या ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है सद्दाम हुसैन की? हाथ उठा के बताओ। सद्दाम हुसैन पता है ना सबको? किसको किसको पता है? रेज योर हैंड्स। ओके, सिविक्रा, बाकी सबको नहीं पता है? अरे वाह, तुमको पता है? तायरा, ओके, और मधुरा, शलाका, रिया, आप लोग को नहीं पता है? Not clear, sir. सुना हुआ लग रहा है, but I'm not clear about it. ओके। पाकिस्तान में भी एक था गद्दाफी करके, सद्दाम हुसैन, गद्दाफी। अच्छा, पाकिस्तान के जो मिलिट्री सोल्जर्स है, कभी कभी तुमने देखा तख्ता पलट कर देते हैं, तो क्या वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है? जो मिलिट्री के कमांडर्स है जो उधर खुद को स्ट्रोन पे वो कर देते हैं, क्या वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है? मेरे को बस इतना बताओ, या मधुरा? I don't think so, sir. नो, बिकॉज पीपल हैज नॉट वोटेड देम। पीपल हैव वोटेड इमरान खान, लेकिन उसको डाल दिया इन लोग ने जेल में। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वो होती है जब लोगों ने इलेक्ट किया, और इन लोग तख्ता पलट करने के चक्कर में जबरदस्ती खुद का आते हैं और वो करते हैं, उसको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं बोलते। प्लीज डू रिमेम्बर। क्या ये समझ में आया? Democracy is something that is made on the will of the people, consent of the people. Is it clear, Madhura? Yes, sir. It is clear. Ikra?
Yes. शलाका, Yes, sir. क्या तायरा? Yes. Okay. तो मैंने अभी आपको जो बताया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब क्या है इंडियन स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स, नेचर क्या है? रेज योर हैंड्स। तायरा। Nature of the Indian state. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। और ये सारी चीजें समझ में आ गई आई गेस, कोई डाउट नहीं है इसमें? देखो, एनीवन, एनी डाउट्स? Yes, sir, it's clear. ओके, वेरी नाइस। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। जरा जब भी जहाँ तक किया हम लोग ने, पहले एक बार देख लो ना थोड़ा उतना। जस्ट गिविंग यू 2 minutes। गिव मी अ मिनट। What are the objectives of Indian state? Can someone tell me this? Yeah, Taira. The objectives of Indian state are justice, liberty, equality, and fraternity. ओके, वेरी नाइस। तो अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन स्टेट, जिसमें सबसे पहली चीज दैट वी विल स्टार्ट विद इज जस्टिस। अब ये जो जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट है ना, 3 तरह के जस्टिस होते हैं, प्लीज रिमेम्बर। ठीक है? एंड वी आर सीइंग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जिसमें सबसे पहला दैट वी आर गोना स्टडी इज जस्टिस। जस्टिस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 3 टाइप के जस्टिस की बात की गई है। एंड द 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस आर, one is social, one is economic, and one is political। ये जरूर याद रखना कि 3 ही टाइप के जस्टिस है, इनके अलावा कोई जस्टिस नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये कहाँ से लिया गया है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस? तो प्लीज रिमेम्बर दिस वाज टेकन फ्रॉम, ये
तीनों टाइप के जस्टिस जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ जस्टिस जिसकी बात कर रहा हूँ, दिस इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर, जब मैं यूएसएसआर बोल रहा हूँ तो उसका मतलब है कि हमने रशिया से लिया है, ठीक है। बेसिकली ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट रशियन रेवोल्यूशन से आया था। दिस वाज देयर फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन, दिस कॉन्सेप्ट केम टू अस। रशियन रेवोल्यूशन में तीन टाइप के जस्टिस की बात की गई थी, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इसलिए मैंने यूएसएसआर बोला। यूएसएसआर इज पुराना रशिया, सोवियत यूनियन, ठीक है। उसी तरह जस्टिस के अलावा और भी कुछ चीजें बोली गई है, जैसे कि वी टॉक्ड अबाउट लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जब मैं बात करता हूँ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की, तो ये तीनों हमने लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया हुआ है। प्लीज रिमेम्बर, justice that is social, economic, political has been taken from Russian Revolution और ये लिया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। देयर इज डिफरेंस। अब होता क्या है जस्टिस, वो देखते हैं। आप लोग के एनसीईआरटी में इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, तो हम उसी से बात करते हैं। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, एक औरत का जिसका नाम रहता है कांता, ठीक है। अब कांता क्या होता है, कांता गोज टू वोट। अब कांता जब वोट पे जाती है तो वो देखती है कि वो लाइन में खड़ी है, और लाइन में उसके आगे एक बच्चा खड़ा है जो एडुकेटेड है, उसके पीछे एक खड़ा है जो रिच है, उसके आगे भी खड़ा है कोई लाइन में, वो भी है। तो ये वोटिंग करते हुए शी रियलाइजेस कि यार, खुश है कांता कि मेरे पास भी वोटिंग का राइट है, वन पर्सन वन वोट, कि मैं भी वोट कर सकती हूँ। मतलब शी कैन इलेक्ट समवन एंड शी कैन बी इलेक्टेड। मतलब अगर कल को चाहे तो वो इलेक्शन में खड़े होके जीतने के भी चांस रखती है। इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। तो इंडिया में पॉलिटिकल जस्टिस सबके पास है। इफ यू आर अडल्ट above 18 years, citizen of India, so you have the right to vote and get elected, right to vote also and right to get voted also। तुम इलेक्शन में वोट भी दे सकते हो, और उसके साथ साथ तुम चाहो तो इलेक्शन खड़े भी हो सकते हो। इसको बोला जाता है पॉलिटिकल जस्टिस, जहाँ पे एक पर्सन को एक वोट होगा। लेकिन जब ये कांता घर जाती है ना, तो घर पे इसको, इसकी एक बेटी रहती है गुड़िया। गुड़िया की तबीयत सही नहीं रहती है, तो गुड़िया की तबीयत सही नहीं रहती है, तो कांता उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकती है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल के लिए उतने पैसे नहीं है इसके पास, शी इज नॉट दैट गुड इकोनॉमिकली, ठीक है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी नहीं लेके जा सकती क्योंकि हालत सही नहीं है। तो फिर तुमको ये भी डाउट आना चाहिए कि कांता की बेटी का तबीयत क्यों खराब है, क्योंकि उसके आजू बाजू सराउंडिंग में एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है। बेसिकली ये सारी चीजें देख के मेरे को ये पता चल रहा है कि इंडिया में पॉलिटिकल जस्टिस तो है, लेकिन इंडिया में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है। तो इसको कैसे लाओगे? इसको लाने के लिए लोगों को अपने पॉलिटिकल जस्टिस का यूज करना पड़ेगा। ये दोनों नहीं है, लेकिन तुम नोटिस करो, ये एम है, देयर इज डिफरेंस। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, दे बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दे बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जो पॉलिटिकल जस्टिस है वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस से कनेक्टेड है। कैसे पता है? पॉलिटिकल जस्टिस से तुम क्या करोगे, वोट करोगे। तुम वोट करोगे जब, तो तुम ऐसे आदमी को सिलेक्ट करोगे जो आदमी तुम्हारे लिए काम करेगा। अब वो ऐसा नेता रहेगा जो अच्छा काम करेगा, हॉस्पिटल बनवाएगा, एनवायरनमेंट क्लीन रखेगा, तुम्हारे लिए सब चीजें करेगा। तो अगर तुमने ऐसे आदमी को चूज किया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर तुमने ऐसे आदमी को चूज नहीं किया तो बहुत बुरा। बेसिकली व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि जो पॉलिटिकल जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस इज एक्चुअली में एम, सॉरी मीन्स
ये तरीका है टू रीच सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस. पॉलिटिकल जस्टिस इज अ मीन्स टू रीच हियर. पॉलिटिकल जस्टिस को आप बोलोगे कि ये मीन्स है. आप एक नेता सिलेक्ट करो जो अच्छा काम करेगा और वो ये सब बना के आप लोगों को प्रोवाइड करेगा सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस. तो दिस इज एक्चुअल एम. सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस एम है. पॉलिटिकल जस्टिस इज अ मीन्स टू रीच ओवर देयर. इसीलिए मैंने बोला दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. वेरी वेल वी कैन से दैट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. मैं ये भी बोल सकता हूँ कि दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. क्या ये पार्ट सबको समझ में आया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तायरा, मधुरा, शलाका, इकरा. Yes, Yes. sir. ओके, एक एक बताओ, सब इको में आ गए. इकरा क्लियर है आपको बेटा? Yes. तायरा, Yes, sir. शलाका एंड मधुरा. Yes, Yes, sir. sir. ओके, कॉपी कर लिया क्या सब लोगों ने? कॉपी कर लो. सर जस्ट रिपीटिंग वन थिंग जो आपने लास्ट का हाँ बताया ना कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर करके. तो हाँ, पॉलिटिकल जस्टिस एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, राइट? बेसिकली सोशल और इकोनॉमिक को साथ में रखो और बोलो सोशल और हाँ. इकोनॉमिक मिलके पॉलिटिकल जस्टिस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसा. Okay. ठीक है कि हाँ. पॉलिटिकल जस्टिस रहेगा तब भी तो सोशल जस्टिस पा पाओगे ना, इकोनॉमिक जस्टिस पा पाओगे. उसके लिए Exactly. ये होता है कि आपको राइट नेता चूज करना है. कोई भी आलतू फालतू लोगों को नहीं सिलेक्ट करोगे. इफ यू सिलेक्ट गुड पीपल, if you select right people, then there is a chances that social and economic justice will be prevailing in India. Otherwise, there is high chances कि it won't. ठीक है? Clear? Yes. Okay, nice. Now, if this is done, just give me a minute. Now, I, Baba Sahib used to say a thing कि Constitution of India is a social document written in legal language. उसी तरह ग्रैनविल ऑस्टिन भी बोलते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज बाय फॉर अ सोशल डॉक्यूमेंट. ये क्यों है? सोशल राइट्स की वजह से बाबा साहेब इज सेइंग ना, सोशल जस्टिस दे रहे हैं. इसके लिए बाबा साहेब इज सेइंग कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोशल डॉक्यूमेंट written in legal language. Constitution is a social document written in legal language. ये कौन बोलता है? दिस इज सेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर says this. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोशल लीगल डॉक्यूमेंट. ये बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशल डॉक्यूमेंट है, मतलब सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस पाने के लिए. उसी तरह जीवी ऑस्टिन में भी बोला था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फॉर अ सोशल डॉक्यूमेंट. ठीक है. अगर क्वेश्चन आया आपको लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी कहाँ से आई थी, तो याद रखना इट केम फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन और अपना जस्टिस का कॉन्सेप्ट फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन. ठीक है. फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक्चुअली राइट्स ऑफ द मैन की बात होने लगी, इक्वालिटी की बात होने लगी, स्टेटस अपॉर्चुनिटी की बात होने लगी. ठीक है. तो एक एक चीज को देखते हैं हम. पहले लिबर्टी को देखते हैं कि लिबर्टी क्या होता है. देखो, बहुत लोगों को गलत लगता है कि लिबर्टी का मतलब है एब्सोल्यूट फ्रीडम. लिबर्टी का ये कतई मतलब नहीं है. लिबर्टी का मतलब एब्सोल्यूट फ्रीडम कभी नहीं होता है. प्लीज रिमेम्बर, ये एक मिसकंसेप्शन है. लिबर्टी एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है. लिबर्टी क्या है? लिमिटेड फ्रीडम है, अलाउड बाय लॉ. फॉर एग्जाम्पल, अभी क्या है
कि रिया इज देयर, रिया बोलेगी कि मैं गाड़ी चलाऊंगी, ठीक है, रिया चला सकती है, लेकिन रिया के पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस है। रिया के पास ये लाइसेंस नहीं है कि रिया लोगों पे गाड़ी चढ़ाए। रिया बोलेगी मेरे पास लिबर्टी है, मैं गाड़ी चढ़ा सकती हूँ किस पे। नो बच्चा, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट लिबर्टी। लिबर्टी इज समथिंग जिसमें ये बोला जाता है कि तुमको लॉ ने क्या अलाउड किया है। लिमिटेड फ्रीडम को लिबर्टी बोला जाता है। लिमिटेड फ्रीडम, लिमिटेड फ्रीडम अलाउड बाय लॉ, limited freedom allowed by law is called as liberty. This is not liberty. याद रखो, लिबर्टी का मतलब होता है वो फ्रीडम जो लॉ अलाउ करता है। तो क्या हो सकता है कि हाँ, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, आप बोल सकते हो, अपने मन की बात बोल सकते हो, लेकिन आप अपने मन की बात बोलते बोलते ऐसा नहीं बोलोगे कि सामने वालों को इतना बोल दे रहे हो कि उसको बुरा लग जाए, उसको बेकार लग जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देर इज दिस केस कि मान लो अगर लिबर्टी ये होता कि 100% फ्रीडम, तो उसमें ऐसा होता शलाका है, दूसरी तरफ इकरा है, रिया है, ठीक है, फिर मधुरा है, पता है। अगर ये लिबर्टी ना हो के फुल फ्रीडम होता, मतलब शलाका के पास भी 100% फ्रीडम है, इकरा के पास भी 100% फ्रीडम है, रिया के पास भी 100% फ्रीडम है, मधुरा के पास भी 100% फ्रीडम है, और ताहिरा के पास भी 100% फ्रीडम है। और ये क्या होता फिर इस चीज में, पता है तुमको? मान लो शलाका को इकरा का घर पसंद में आ जाता, तो शलाका इकरा के घर को कब्जा कर लेती, कोई रोकने वाला नहीं था। उसी तरह इकरा को रिया की बेंटली पसंद आ जाती, तो कोई इकरा को रोकने वाला नहीं है, इकरा इस पे कब्जा कर लेती। उसी तरह रिया को जो है मधुरा के हाथ का डायमंड पसंद आ जाता जो उसने पहना हुआ है, तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है, रिया उस पे कब्जा कर लेती। और सेम तरीके से मधुरा भी तायरा की कोई फ्रेंचाइजी का शॉप है उसके पास, अच्छा खासा चल रहा है, ज्वेलरी सेट एंड ऑल का, उस पे कर लेती है। अब जब सबको 100% फ्रीडम है तो तायरा कैसे पीछे रहती? तायरा को शलाका का गर्दन पसंद नहीं आया, तो वो शलाका का गर्दन कट कर देती। अगर ऐसा सिचुएशन होता तो इसमें क्या होता, प्रॉब्लम होता कि सबकी फ्रीडम 100% है लेकिन सबका लॉस भी 100% है। ऐसे चीज में जब भी ऐसा होता है ना कि सबको 100% होता है, दिस इज नोन एज वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। इसको बोला जाता है वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। ठीक है, ये थियरी है। इस थियरी को बोला जाता है थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या है, अगर तुमको वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल बोल दिया मैंने, जहाँ पे सबको 100% फ्रीडम है, जो चाहे जो जैसा कर सकता है, तो ये एक तरह से जंगल राज नहीं हो गया है क्या? कोई किसी रूल से नहीं चल रहा है, यहाँ पे लोगों की जो लाइफ होगी वो शॉर्ट स्पैम की होगी, यहाँ पे लोग कुछ भी कर रहे हैं। मैं इसको बोलता हूँ, इसी चीज को आई कॉल इट एज स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर, हिंदी में आप इसको जंगल राज बोलते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा हो ना करके क्या किया जाएगा, शलाका की भी कुछ राइट्स ले ली जाएगी, इकरा की भी कुछ राइट्स ले ली जाएगी, रिया की भी कुछ राइट्स ले ली जाएगी, मधुरा की भी और तायरा की भी। ये बोला जाएगा कि आप लोग को राइट है, लेकिन लिमिटेड राइट है। आप लोग किसी को मार नहीं सकते, आप लोग किसी की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। जब भी आपको लिमिटेड राइट दिया जाता है, मतलब आप सबकी थोड़ी थोड़ी राइट छीन ली जाती है, आप सबको थोड़ी थोड़ी राइट सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। जब मैं लिमिटेड राइट बोल रहा हूँ, तो एवरी इंडिविजुअल, आप जो पांचों लोग हो यहाँ पे, इज गिविंग अप सम ऑफ योर राइट, इज गिविंग अप सम राइट। आप लोग कुछ राइट्स अपनी छोड़ रहे हो। इस थियरी को नाम दिया जाता है थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। थियरी ऑफ
सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब अपनी थोड़ी थोड़ी राइट छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसे ही केस में एक सोसाइटी में रह सकते हो, नहीं तो आप लोग जंगल राज में रहते। ये लिमिटेड राइट है, ये लिबर्टी है, ठीक है, ये रैशनल है कि फ्रीडम मस्ट बी लिमिटेड। दिस इज लॉजिकल, दिस इज रैशनल, कि जो फ्रीडम है वो पूरा नहीं होना चाहिए, रेदर इट शुड बी लिमिटेड। तुम अपनी कुछ राइट्स को गिव अवे कर दो तब भी हो सकता है। तो लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम अलाउड बाय लॉ। लिबर्टी का मतलब होता है उतनी ही फ्रीडम जो लॉ अलाउ करता है। फ्रीडम अलाउड बाय लॉ इज कॉल्ड एज लिबर्टी, ठीक है। अब ये लिबर्टी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए में ये लिबर्टी रिलेटिव होता है जगह से। यूएसए की लिबर्टी इज वेरी डिफरेंट। यूएसए की सोसाइटी अलग है, वहां का लिबर्टी का मीनिंग अलग होगा। सऊदी अरेबिया का लिबर्टी का मतलब दूसरा होगा। तो ये लिबर्टी जो है ना गाइस, दिस इज एरिया स्पेसिफिक, यू कैन से। जैसे हमारे यहाँ पे लिमिटेड है, सऊदी अरेबिया में लिबर्टी बहुत कम होती है, ऐसा नहीं है। वहाँ की लिबर्टी का मतलब अलग होता है, क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है। यूएसए में लिबर्टी का मतलब अलग होता है। यूएसए में आप एक शादी करो, दो करो, तीन करो, छोटा करो, पांचवा करो, कर सकते हो, वो लिबर्टी वहाँ की है। हमारे इधर की लिबर्टी इज डिफरेंट। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे लिबर्टी का मीनिंग दूसरे तरीके से, मतलब इतना अलग है। तो हर देश का लॉ अलग होता है, हर देश की सोसाइटी अलग होती है, इसके लिए लिबर्टी का मतलब भी हर देश में अलग अलग होता है, ठीक है। दिस इज स्टेट स्पेसिफिक। क्या ये सबको समझ में आया? यहाँ तक सब मेरे साथ हो एवरीवन? मधुरा, तायरा, Yes. शलाका, इकरा, रिया, एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes. ओके, नाउ आगे की चीज, क्या आप मेरे को बता सकते हो देन व्हाट इज लिबर्टी गाइस? एवरीवन, कोई? या रिया? ओके, और कोई? आवाज आपका बहुत इको हो रहा है रिया या मधुरा। Liberty is can be classified as the limited freedom which can be given to the citizens of a country, but it should be as per law. वेरी नाइस, ठीक है, यही है। अब देखो, हो सकता है मैं मान जाऊं कि हाँ ये करना है, ये लिबर्टी है, एक और आदमी मान जाए, लेकिन सोसाइटी में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो बोलेगा नहीं मैं नहीं मानता, मैं ये लिबर्टी विबर्टी को नहीं मानता। तुम लोगों ने, फिर क्या हुआ? अब ये सोसाइटी खतरे में आ जाएगी ना, कि एक बंदा है जो नहीं मान रहा है। सोसाइटी या स्टेट ने तुमको बता दिया कि डू, दिस इज डूस, दिस इज डोंट्स। ये हो गया लिमिटेशंस बेसिकली, कि तुमको क्या करना अलाउड है और क्या करना नहीं अलाउड है। अब इस केस में जो ये बंदा है ये बोल रहा है कि मैं नहीं मानूंगा, तो तुम तो मान रहे हो, लेकिन अगर कोई नहीं मानेगा तो उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो हम जन्म देते हैं स्टेट को, और ये स्टेट को हम पावर देते हैं कि ये पनिश कर सकता है उसको जो नहीं फॉलो करेगा। पावर टू पनिश दोज हु डोंट फॉलो दिस लिमिटेशन। पावर टू पनिश दोज हु डोंट फॉलो दिस limitations। बेसिकली आप पावर दे रहे हो कि पनिश करो, स्टेट को आप पावर दे रहे हो, आप उसको पनिश करो जो ये लिमिटेशन नहीं फॉलो कर रहा है। तो स्टेट क्या करेगा? लॉ पास करेगा, और वो लॉ पास करके फिर पनिश करेगा ऐसे इंसान को जो ये लिमिटेशंस को नहीं मान रहा है। तो तुमने बड़ी बड़ी मूवीज में देखा होगा कि मैं समाज की बंदिशों को नहीं मानता, ये वो। बेटा कैसे नहीं मानेगा? मानना पड़ेगा, स्टेट ने एनफोर्स किया है। क्या ये बात समझ में आई सबको? स्टेट क्यों बनाया ये समझ में आई? मधुरा, रिया, इकरा, शलाका, तायरा, Yes, sir. Yes. ठीक है। तो दिस इज द केस विद रिस्पेक्ट टू लिबर्टी एंड स्टेट्स। नाउ लिबर्टी भी दो तरीके की होती है। सिंपल वर्ड्स में व्हेन आई से लिबर्टी इज ऑफ टू टाइप्स।
एक को आप बोलते हो पॉजिटिव लिबर्टी, एक को आप बोलते हो नेगेटिव लिबर्टी। एक को यू कॉल इट एज पॉजिटिव लिबर्टी और एक को बोलते हो नेगेटिव लिबर्टी। इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें बस फर्क डोंट और डू का है। मैं तुमको समझाता हूँ कैसे। पॉजिटिव का मतलब डू है, इसका मतलब है डोंट। कैसे देखो, मान लो कि हम्म, मेरा ये है, एक मिनट, हाँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। मेरा एक दोस्त है या फिर मैं हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जब घर से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। मेरे घर पे कोई है, ठीक है, मैं जब घर से जा रहा हूँ तो डू आर्बिट्री टू प्रोवाइड देम, एक मिनट रुकना गाइस, टू प्रोवाइड देम विद लिबर्टी पॉजिटिव, क्या था वो, अच्छा। नाउ व्हेन आई गो टू आउटसाइड, ठीक है, मेरे घर पे मेरे बच्चे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को ऐसा ताला मार के जा रहा हूँ घर पे। इस केस में क्या हो रहा है, अब मान लो आई एम गोइंग आउटसाइड, मैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा हूँ, कुछ मतलब भी नहीं है, बिना इसके रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा हूँ मैं। तो इस केस में मेरे बच्चे घर में बंद हो जा रहे हैं, सन्स और डॉटर आर अंदर, और ये ताला मार दे रहा हूँ, ठीक है, घर के अंदर हो जा रहे हैं। अब आप लोग क्या करो, ये घर को जेल समझो और ये सन को सिटीजन समझो। और मेरे को समझो एज स्टेट। तो स्टेट को बेसिकली, ये जो मैं कर रहा था बिना कोई रीजन के कर रहा था, ये आर्बिट्ररी था, कुछ गलती भी नहीं थी मेरे बच्चों की, तो वो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो डोंट नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि स्टेट को ये नहीं करना चाहिए, कि स्टेट को सिर्फ अपने मन से सिटीजन्स को जेल में बंद नहीं करना चाहिए। बेसिकली नेगेटिव लिबर्टी ये बोलता है, डोंट डू आर्बिट्ररी रिस्ट्रेन ऑन लिबर्टी। किसी भी लिबर्टी को जेल ही में नहीं, किसी की भी लिबर्टी को ऐसे ही बेमतलब का मत बंद करो, अपने मन से मत करो। आर्बिट्रेरी मतलब खुद के मन से, जब उसको मन किया, बिना कोई रीजन के, बिना कोई गलती के। नेगेटिव लिबर्टी सबको समझ में आया क्या है, कि मतलब किसी की भी लिबर्टी को बिना कोई रीजन के बंद करना, उसको बोलते हैं नेगेटिव लिबर्टी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मधुरा, इकरा, रिया, शलाका, टायरा, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। एक तो नेगेटिव लिबर्टी है जो ये मना कर रहा है आपको कि देखो, डोंट डू आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शन ऑन लिबर्टी, किसी की लिबर्टी को रोको मत। अब इसी केस में दूसरी चीज है, मेरे घर पे एक डॉटर है, मान लो। नाउ मेरे घर पे मेरा दोस्त आता है, मेरी डॉटर को पूछता है कि मेरा दो बेटा भी है और डॉटर भी है। पहले मेरे बेटे को पूछता है कि ओके क्या चल रहा है, तो मेरा बेटा बोलता है कि बस चल रहा है, क्रिकेट कर रहा हूँ, क्रिकेट का मेरे पापा ने एकदम पैसा वैसा डाला है, टेस्ट प्रैक्टिसेस पे जाता हूँ मैं। तो बोलता है अरे वाह। फिर मेरी बेटी से पूछता है, तो मेरी बेटी बोलती है नहीं, मेरा तो कुछ पापा ने फीस वीस जमा किया ही नहीं है, मेरे को पापा ने पढ़ाना भी बंद कर दिया है, मेरे को बोलते हैं तुम तो पराया धन हो। तो मेरा दोस्त मेरे को क्या बोलेगा कि फालतू में ये लड़की की लिबर्टी मत रोक, उसको प्रोवाइड कर विथ अपॉर्चुनिटी सो दैट शी कैन एक्सेल हर सेल्फ। पॉजिटिव लिबर्टी डू बोलता है, उसका मतलब होता है डू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ वन सेल्फ। बेसिकली नेगेटिव लिबर्टी बोलता है कि किसी की भी लिबर्टी को रोको मत बेमतलब का, बिना कोई रीजन के। और पॉजिटिव लिबर्टी बोलता है कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो सो दैट हर कोई आदमी जो भी अपना बेस्ट करना चाहे वो कर सके। ये एक तरह से पॉजिटिव लिबर्टी जो है, मैं उसको अफर्मेटिव स्टेप बोलूंगा।
ये पॉजिटिव स्टेप है, दिस इज द अफर्मेटिव स्टेप कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्या ये पार्ट सबको समझ में आया आप लोगों को? नेगेटिव लिबर्टी पॉजिटिव लिबर्टी क्लियर है? मधुरा, शलाका, इकरा, रिया, तायरा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, But कैन यू? हाँ, हाँ, मैं वही बोल रही थी, कुछ और एग्जांपल्स मिल सकते हैं क्या इसमें? क्योंकि मुझे काफी हद तक मतलब सेम ही लग रहे हैं दोनों, मतलब ऐसा देखो डिफरेंशिएट। अभी ये देखो, सुनो शिवा, नेगेटिव लिबर्टी जो है उसमें क्या हो रहा है, तुमको पुलिस वाला अगर पकड़ रहा है, ठीक है, तो पुलिस वाला पकड़ के जेल में डालेगा, बेसिकली तुम्हारी लिबर्टी रोक रहा है वो। तो अगर वो तुम्हारी लिबर्टी रोक रहा है तो उसके पीछे कुछ रीजंस होना चाहिए कि नहीं मधुरा? होना चाहिए या नहीं? होने चाहिए, यस। होने चाहिए। अगर बिना कोई रीजन के मैं तुमको जेल में डालूंगा तो क्या वो सही है? नहीं। नहीं, तो वो नेगेटिव लिबर्टी है कि ऐसा मत करो, वो स्टेट को मना कर रहा है, डोंट डू समथिंग लाइक दिस। एम्बिजियसली मत करो, मन से मत करो, खुद के इच्छा पे मत करो, अगर रीजन है तो करो। क्या ये ओके। नेगेटिव लिबर्टी सबको क्लियर हुआ? अब यस। पॉजिटिव लिबर्टी देखो, पॉजिटिव लिबर्टी में क्या हो रहा है, तुमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि तुम कुछ कर पाओ, तो स्टेट तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। कैसे? स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस बनाएगा कि तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। मान लो कोई बच्चा होता, अगर वो पढ़ने का है उसको, और अगर वो पढ़ने में अच्छा है, बस उसको कैसे भी स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिले तो वो पढ़ के एक्सेल करके अपने इस ट्रॉमा से बाहर निकल सकता है साइकिल से। तो गवर्नमेंट क्या करेगा? स्कूल्स पढ़ाएगा, फ्री में कॉलेजेस में एडमिशन देगा, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है ना गवर्नमेंट। तो दैट इज हाँ। पॉजिटिव लिबर्टी कि ओके। प्रोवाइड देम विथ अपॉर्चुनिटी सो दैट दे कैन एक्सेल इन वर्ल्ड सेल्फ। अब समझा? हाँ। ओके, सबको समझा ये कि और एग्जांपल्स चाहिए? शलाका? नहीं समझा सर मुझे। ठीक है, इकरा? Understood. रिया? रिया, आपका आवाज नहीं आ रहा, टाइप करो ना चैट पे प्लीज। तायरा, समझा आपको? ओके, अब मेरे को आप लोग में से कोई बताओ कि व्हाट इज नेगेटिव लिबर्टी एंड व्हाट इज पॉजिटिव लिबर्टी। ओके, सिर्फ मधुरा, बाकी लोग? या मधुरा ट्राई। So negative liberty is where the constitution basically is asking the state not to restrain the people of the state कि वो बिना किसी रीजन के किसी के अगेंस्ट कुछ कि ना करे। लिबर्टी ना रोकी जाए। हाँ, उनकी लिबर्टी ना रोकी जाए, यस। ओके, और पॉजिटिव में? एंड पॉजिटिव में टू create some kind of opportunity for them to grow and become the best version of themselves, like वेरी अगर। नाइस, हाँ। गुड। और कुछ और एग्जांपल्स है? हाँ, मतलब मैं बोल रही, जैसे आपने स्कूल और कॉलेज का बताया तो मेरे दिमाग में आया कि हॉस्टे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, सो दैट कैन आल्सो बी द वे टू हम्म, हेल्प देम, हाँ, ना? यू कैन से कि हेल्थ वगैरह पे ध्यान दे रहे हैं उनके, क्या शला का? नो सर, गलती से हो गया था। ओके, वो हॉस्पिटल्स भी हो सकता है कि गवर्नमेंट हेल्थ पे ध्यान दे रही है लोगों के, तो लोग अपना अच्छे से कर पाए, लोग और एक्सेल कर पाए। डेफिनेटली हेल्थ अच्छा रहेगा तो और अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को यस सर। इसमें? एनी डाउट्स टू एनीवन ओवर हियर? नो डाउट्स? ओके, एक मिनट। गॉट इट। ओके रिया, ठीक है। ओके, अब लिबर्टी हो गया ये। नाउ वी विल एक्चुअली टॉक अबाउट, एक मिनट। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट।
नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट इक्वालिटी। इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि लोगों को जो लगता है वो एक्चुअली ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है। इक्वालिटी का ट्रीट मतलब होता है कि थोड़ा डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करो पहुंचने के लिए, इक्वालिटी अचीव करने के लिए। जैसे कि ये इमेज देखो आप लोग, आप लोगों को एक इमेज दिखा रहा हूँ मैं। अभी इस केस में मैंने इक्वालिटी, पहले वाला इमेज जो है वो इक्वालिटी है। इसमें कैसा हो रहा है, ये बॉक्स देखो, ये तीनों को मैंने मैच देखने बुलाया और मैंने बोला कि ठीक है अब मैं तुम लोगों को सीट दूंगा, तो मैंने इन सबको एक एक सीट दिया। इसको भी एक दिया, इसको भी एक दिया, इसको भी एक दिया। इसको मैं बोलूंगा इक्वालिटी ना, कि मैंने सबको बराबर बांटा। लेकिन क्या ये इक्वालिटी करके मेरे को डिजायर्ड रिजल्ट मिला जो सही होना चाहिए था? वो लोग No. मैच देख पाए सब बराबर, मधुरा, शलाका, रिया, इकरा, तायरा? No, they could not. नो सर। नो। करेक्ट। तो ये इक्वालिटी देने के बाद भी नहीं हो पाया, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा चेंजेस करूंगा। इस आदमी से बॉक्स ले लिया मैंने और इसको दिया। इसको एक ही बॉक्स की जरूरत थी तो मैंने सिर्फ एक दिया, लेकिन इसको दो बॉक्स की जरूरत थी तो मैंने दो दे दिया। अब इस केस में क्या हुआ, जो अचीव हुआ वो इक्विटी है। मतलब ये परफेक्ट थिंग है। ये समझ में आया सबको? तो कभी कभी इक्वालिटी करने के बाद भी राइट चीज नहीं हो पाती है, तो हमको थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ता है। जिसको जितनी जरूरत है इक्वालिटी का मतलब है उसको उतनी ही चीज दो। समटाइम्स इक्वालिटी मील डिफरेंट ट्रीटमेंट। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों करनी पड़ती है? जैसे इस इमेज में देखा हमने, समटाइम्स इक्वालिटी सिर्फ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करने से पहुंचने से मिलती है। समटाइम्स इक्वालिटी इज लाइक यू हैव टू डू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। थोड़ा सा ऐसा भेदभाव करना पड़ता है, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, सो दैट यू कैन रीच और अचीव इट। इक्वालिटी करने की चीज नहीं है, इक्वालिटी अचीव करने की चीज है। और वो तुम कैसे अचीव करोगे, ऐसा करके। ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट गलत है, ये सही है। इसको इक्विटी बोला जाता है इसके लिए। इस केस में हो क्या रहा है, लोगों को लगता है इक्वालिटी देने की चीज है। नो, इक्वालिटी इज अ थिंग सो दैट यू कैन अचीव एट। इसमें जो मैंने इक्विटी के रूप में किया है वो है। ठीक है। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करने से ही हुआ ना, नहीं तो सबको एक एक देता तो कैसे होता? ये याद रखना, इक्वालिटी इज अ थिंग टू अचीव, नॉट टू डू। लोगों को लगता है करने की चीज है, रेदर देन इट इज अ थिंग टू अचीव। ठीक है। एक चीज तो ये याद रखो। अब इक्वालिटी क्या होता है, देर आर डिफरेंट थिंग्स अबाउट इक्वालिटी, बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मान लो कि देर इज अ पर्सन हु इज सेम, इसका भी हाथ पैर सही सलामत है। ठीक है। और इसका भी हाथ पैर सलामत है। तो ये दोनों के साथ जो ट्रीटमेंट होगा वो सेम होगा। जो ट्रीटमेंट मैं इसके साथ करूंगा वो सेम व्यवहार में इसके साथ करूंगा। ठीक है। ये इक्वलिटी है। लेकिन अगर मैं ये दूसरे आदमी को थोड़ा प्रिविलेज दे दूं, मैं बोलूं कि इसको लाइन में लगना है दोनों को, इसको थोड़ा आगे लगा देता हूँ, इसको थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प दे देता हूँ। ये दोनों सेम है ना, दोनों का हाथ पैर सही है सब। तो क्या मेरे को ये वाले को कुछ एक्स्ट्रा हेल्प देनी चाहिए? टेल मी गाइस। Yes. ये बी वाले को एक्स्ट्रा हेल्प देनी चाहिए क्या? दोनों सेम है, दोनों का हाथ पैर सही सलामत है, दोनों नो का सब नो, सही है। नहीं, नो इस ना। केस में नहीं देंगे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो केस जाता राइट। अगर मैं रिजर्वेशन नहीं होता है ये अगर एक्स्ट्रा हेल्प ऐसे मैं दूंगा, प्रिविलेज दूंगा, तो ये वीआईपी कल्चर हो जाएगा। क्योंकि दोनों सेम है तब ये इक्वालिटी नहीं रहेगा। अगर इस केस में मैंने इसको ऐसा कुछ प्रिविलेज दे दिया तो ये इक्वालिटी नहीं रहेगा, दिस विल नॉट बी इक्वालिटी। दोनों सेम है, दोनों को ट्रीटमेंट सेम किया तब तो कोई इशू नहीं। लेकिन अगर मान लो देर इज अ पर्सन जिसका हाथ पैर सलामत है और उसके कंपेयर में देर इज अ पर्सन जिसका पैर ही नहीं है, तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं सेम है। तो इस केस में मेरे को इसको हेल्प करनी चाहिए ना। जब मैं इसको हेल्प करूंगा तब भी तो ये अचीव होगा मेरा इक्वालिटी। इक्वालिटी का सिंपल प्रिंसिपल होता है
ये चीज जो मैंने दिखाई आपको, इसके हिसाब से इक्वालिटी हैव अ सिंपल प्रिंसिपल कि लाइक्स मस्ट बी ट्रीटेड लाइक्स मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक। जो सेम है उनको सेम ट्रीट करो। अनलाइक मस्ट नॉट बी ट्रीटेड अलाइक। जो सेम नहीं है उनको वो सेम ट्रीट मत करो, ठीक है। अब वो क्या हो सकता है, वो एज हो सकता है फैक्टर, वो जेंडर हो सकता है, वो फिजिकल कैपेसिटी हो सकती है, वो कास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अनलाइक मैं ये सब चीज को लेता हूँ, फिर ही मैं हेल्प करता हूँ उनको रिजर्वेशन पॉलिसी बना के। गर्ल्स के लिए बना सकता हूँ, ओल्ड एज के लिए बना सकता हूँ, सबके लिए बना सकता हूँ। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? इक्वालिटी। Yes. इक्रा, तायरा, मधुरा, Yes, yes. शालका, रिया, ठीक है। वेरी नाइस, ठीक है। तो ये होता है पूरी चीज, वीआईपी कल्चर एंड दिस ऑल थिंग्स आर देयर, ठीक है। वी आर लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। हम जो करते हैं वो इक्वालिटी का कौन सा प्रिंसिपल है, वो एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं है। ये जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है ना, दिस इज एब्सोल्यूट इक्वालिटी, कि सबको बराबर मिलेगा। वी डोंट फॉलो दिस। हम जो फॉलो करते हैं वो इक्विटी करते हैं, मतलब प्रोपोर्शनल इक्वालिटी। प्रोपोर्शनल इक्वालिटी का मतलब होता है जिसको जितनी मदद चाहिए उतनी ही करेंगे, इसको इक्विटी भी बोलते हैं। देखो, इसमें इसको सिर्फ एक बॉक्स की जरूरत थी तो एक दिया, इसमें दो बॉक्स की जरूरत थी तो दो दिया। प्रोपोर्शनल इक्वालिटी का मतलब होता है एज ऑन नीड बेसिस। एज ऑन नीड बेसिस, जिसको जितनी मदद की जरूरत है उसको इतनी ही की जाएगी। समझ में आया? फिर फाइनली ये सब चीज का क्या काम अगर हमारे बीच में भाईचारा ही नहीं रहेगा, मतलब फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड। इस देश को चलाना है तब भी चल पाएगा ना जब ब्रदरहुड रहेगा। आप सब कर लोगे, लेकिन अगर आप दूसरे इंडियन को अपना भाई जैसा ट्रीट नहीं करोगे तो क्या कुछ चीज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो देयर इज दिस थिंग, आपको फ्रेटर्निटी रखनी पड़ेगी। प्रियम्बल में ये वर्ड फ्रेटर्निटी का बहुत सिग्निफिकेंस है। क्यों? क्योंकि ये फ्रेटर्निटी ही है जो आपको एक कॉमनहुड में ला रही है। जैसे कि फ्रेटर्निटी हो लोगों में करके तो हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, कि हम सबको इंडियन की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। हम ये नहीं आइडेंटिफाई करते कि हम महाराष्ट्र से हैं, हम कहाँ से हैं। यही चीज आप सब में स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड लाते हैं। हम सबके लॉज एक है, हम सब पे कानून एक अप्लाई होगा, हम सबके राइट्स एक है। फ्रेटर्निटी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये देश को लाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया गया है। अगर तुम फ्रेटर्निटी ही नहीं रखोगे तो ये देश होगा क्या? तब तो कुछ काम का ही नहीं होगा। दिस इज द थिंग, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। फ्रेटर्निटी ऐसा होता है कि आप अपने साथ साथ अपने आजू बाजू वालों का भी केयर कर रहे हो। जैसे कि इफ आई एम गोइंग ऑन रोड और अगर कोई बच्चा है मेरे सामने और मैं उसके सामने कचरा फेंक रहा हूँ, तो उस पे क्या सोसाइटी, एज अ सोसाइटी में उस पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा हूँ कि हाँ वो भी बड़ा होके कचरा फेंकेगा। तो हम ये चीज का ध्यान रखेंगे कि हमको हमारे देश में आने वाली पीढ़ी को सबको सिखाना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी हैव टू एक्ट इन दैट वे, तब भी जाके ये चीज होगी। ये फ्रेटर्निटी का रियल मतलब होता है, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आए सबको? Yes, इज इट sir. क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाइस। अब फाइनली हमारा एक छोटा सा पोर्शन रह गया है, लेकिन वो मैं बाद में कराऊंगा क्योंकि वो थोड़ा डिबेटेबल है। हमको केस स्टडीज थोड़े देखने हैं और चीजें करनी है। लेकिन यहाँ तक सबको समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्रीएम्बल का यस। आप लोग वो पूरा ऑब्जेक्टिव्स खत्म करोगे, अब सिर्फ डेट ऑफ एडॉप्शन और केसेस रह गए हैं। तो ये भी खत्म करना ये वीक के एंड में, यानी कल के परसों के लेक्चर के बाद हमारा टेस्ट होगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। प्रीएम्बल तक ठीक है. लक्ष्मीकांत पढ़ लेना। रिया, मधुरा, इकरा, तायरा, शालाका। इज इट क्लियर गाइस? यस Yes, सर। sir. ठीक है। और मैं कल के नहीं, परसों के लेक्चर में तुमको पेपर पढ़ना भी बताऊंगा कैसे पढ़ना है। तो द हिंदू ले लेना अपने साथ एक, हो सके तो। नहीं तो अपना आता ही है वो वाला, तो उससे, ठीक है। परसों Yeah. के लेक्चर में एक वाइट, मतलब इफ यू आर राइटिंग इन बुक्स देन प्लीज गेट वाइट शीट्स। 4-5 वाइट शीट्स लेके आना। तो तुमको मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, एक एक आर्टिकल करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। ठीक है. ओके।
चलो, एनी डाउट्स? कोई डाउट है तो रुक सकते हो, वरना जा सकते हो भाई। सर वो उस दिन का जो रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं हुआ था वो कब तक आएगा? मोस्टली संडे के बाद ही, क्योंकि मैं फंसा हूँ किसी काम में, बट आई विल मेक श्योर कि मैं तुमको दे दूँ। वो सैटरडे तक ट्राई कर रहा हूँ मैं। ओके सर। मतलब आगे का करते जाओ, मैं वो अपलोड करूंगा, आगे का मत छोड़ो लेकिन फिर भी, ठीक है? यस सर। ओके। एनी मोर डाउट? मधुरा, इकरा, रिया, Nothing as of टाइगर? now, sir. ओके, इकरा Thank आपको? you. यप। No, no doubts. ओके, रिया? ओके, टायरा? No, sir, no doubt. ठीक है, वेरी ग्रेट, देन विल कैच ईच अदर ऑन नेक्स्ट डे। प्लीज पढ़ के आना, ठीक है? बाय। बाय सर, थैंक यू। अच्छा लगा, बाय। बाय बाय इकरा।